हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो इलेक्ट्रिसिटी सीरीज नंबर 4 है। अगर आपने इससे पहले के 3 वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी एक बार देख लीजिए। आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को जनरली हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि रेसिस्टेंस होता क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि जो करंट होता है वो करंट आपका दो तरह का होता है। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण जो करंट बनता है उस करंट को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं, और पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट के कारण जो करंट बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। दैट मीन्स कन्वेंशनल करंट क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ फ्लो करता है, और इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ फ्लो करता है। दैट मीन्स किसी भी कंडक्टर के पास, इसका मतलब क्या हो कि तो किसी भी कंडक्टर के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है और उसके पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज भी होता है। ठीक है, अब जब हम इस कंडक्टर को जब किसी बैटरी के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो जैसे कंडक्टर को बैटरी के साथ हम लोग कनेक्ट करते हैं तो कंडक्टर का पॉजिटिव टर्मिनल और इलेक्ट्रॉन के पास जो नेगेटिव चार्ज है दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करता है। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पर समझना है कि जो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम लोग कूलम्ब्स लॉ से निकालते हैं, और कूलम्ब्स लॉ F इक्वल टू क्या होता है, तो F इक्वल टू होता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर का। अगर डिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, और अगर डिस्टेंस का वैल्यू कम होगा तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और इस पॉजिटिव टर्मिनल से सभी इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस क्या है, सेम है कि अलग अलग। तो हम लोग देखते हैं कि सभी इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस क्या है, अलग अलग। दैट मीन्स ये पॉजिटिव टर्मिनल सभी इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स भी क्या होगा, अलग अलग लगाएगा। इसी तरह इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का और एक रीजन होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव टर्मिनल के बीच में भी रिपल्सन फोर्स लगता है, और इस नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है सबका अलग अलग है। दैट मीन्स रिपल्सन फोर्स का भी वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा। दैट मीन्स जब फोर्स का वैल्यू अलग अलग होता है तो इधर से रिपल्सन फोर्स इसमें ज्यादा लगेगा और इधर से अट्रैक्शन फोर्स इसमें क्या होगा, ज्यादा लगेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो मूव करने के दौरान में क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होता है, टकराता है। दैट मीन्स वो कॉलिजन करता है। साथ ही साथ क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो मूव करने के दौरान वो पॉजिटिव आयन के साथ भी क्या करता है, कॉलिजन करता है। तो जब पॉजिटिव आयन या फिर इलेक्ट्रॉन के साथ कॉलिजन होता है तो कॉलिजन होने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या होता है, स्लो हो जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन का स्पीड स्लो हो जाता है मतलब इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे मूव करेगा, और जब धीरे धीरे मूव करेगा तो करंट का वैल्यू भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और जितना जितना कंडक्टर इलेक्ट्रॉन का स्पीड को जितना कम कर पाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स रेसिस्टेंस क्या होता है, तो किसी भी कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है जो उस कंडक्टर में जो करंट पास कर रहा है उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो करंट किसके कारण बनता है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण, और कॉलिजन के कारण क्या था, उसका मूवमेंट को स्लो कर देता है। दैट मीन्स वो करंट का वैल्यू को क्या करना चाह रहा है, कम करना चाह रहा है। तो जो करंट का वैल्यू को कम करना चाह रहा है या फिर उसको आने से क्या कर रहा है, रोक रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। ठीक है, और इस तरह से हम लोग रेसिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं क्या, तो रेसिस्टेंस इज द resistance is the property resistance is the property of a conductor. Resistance is the property of a conductor which resist the follow of electric current, which resist the follow of electric
करंट थ्रू इट, जो अपने से होकर पास होने वाले इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, रेसिस्ट करता है, दैट मींस उसका अपोज करता है। ठीक है, जिस तरह हम लोग गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी में जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक क्या करता है, गाड़ी का मोशन को अपोज करता है। सिमिलर केस रेसिस्टेंस क्या करता है, करंट का मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। रेसिस्टेंस को जनरली हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। रेसिस्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से। ठीक है, और रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हम लोग क्या पढ़े थे, तो ओम्स लॉ में पढ़े थे कि V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, और ये आर अपना जगह में रहेगा, आई इधर मल्टीप्लाई इधर क्या आ जाएगा, V अपॉन आई इक्वल टू क्या होगा, आर। तो इस तरह से ओम्स लॉ से रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ जाता है, V अपॉन आई। तो लिखेंगे फ्रॉम ओम्स लॉ रेसिस्टेंस इज गिवन बाय, या फिर लिख सकते हैं रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज गिवन बाय, क्या होता है, तो गिवन बाय आर इक्वल टू क्या आता है, V ओपन आई। यहाँ पर भी हम लोग समझ सकते हैं, अगर आर का वैल्यू ज्यादा होगा तो आई का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। दैट मीन्स उसमें अगर उसका ओपोजिशन ज्यादा होगा तो करंट का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो R इक्वल टू क्या हो जाता है, V अपॉन आई। ठीक है, अब हम लोग देखना चाहेंगे कि जो रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस को हम लोग किस यूनिट से मेजर करते हैं। तो रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग जो यूनिट बनाया उसका नाम क्या है, ओम। दैट मीन्स रेसिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है, तो रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या आता है, ओम। ठीक है, तो उसका यूनिट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं उसका यूनिट, हमको पता है कि R इक्वल टू क्या आता है, V ओपन आई। V का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या आता है, वोल्ट। और I का मतलब होता है करंट, तो करंट का यूनिट क्या आता है, एम्पियर। और इस तरह से वो क्या बन गया, वोल्ट पर एम्पियर। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, वोल्ट पर एम्पियर। और जो वोल्ट पर एम्पियर होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, तो वोल्ट पर एम्पियर इक्विवेलेंट होता है ओम का। और इस तरह से रेसिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है, तो रेसिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है क्या होता है, ओम। ओम इस तरह एक ग्रीक लेटर है जिसका नाम होता है ओमेगा। ठीक है, तो रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, ओम। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन ओम, या फिर डिफाइन वन ओम। वन ओम को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो हमको पता है कि ओम किसका यूनिट होता है, रेसिस्टेंस का। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो मेरा हेडिंग हो जाएगा डिफाइन वन ओम। तो हम लोग वन ओम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो हमको पता है कि जो ओम होता है वो किसका यूनिट होता है, रेसिस्टेंस का। और रेसिस्टेंस R इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आई। अब बात करते हैं यूनिट का, तो रेसिस्टेंस का तो यूनिट ओम होता है। V का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, वोल्ट होता है। और I का मतलब होता है करंट, तो करंट का क्या होता है, एम्पियर। हमको डिफाइन क्या करना है, वन ओम। तो यहाँ पर इसके आगे क्या लगा देंगे, वन। जब यहाँ पर वन लगाएंगे तो अपने आप हम लोग इधर भी क्या लगाएंगे, वन। यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, वन। और इस तरह से हम लोग वन ओम को डिफाइन कर सकते हैं क्या, कि जब किसी भी कंडक्टर में हम लोग कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, 1 वोल्ट का। और अगर उस कंडक्टर में कितना करंट पास कर रहा है, 1 एम्पियर का, दैट मीन्स उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस कितना है, 1 ओम। मतलब जब हम लोग यहाँ पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे और कंडक्टर में क्या होगा, 1 एम्पियर का करंट पास होगा, तो दैट मीन्स इस कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस का वैल्यू होगा, अपोज करने का जो कैपेसिटी होगा, वो कितना का होगा, 1 ओम का। और इस तरह से लिख सकते हैं कि वन वोल्ट, when 1 volt potential difference, when 1 volt potential difference applied on the conductor, when 1 volt potential difference applied on the conductor, and 1 ampere and 1 ampere electric current, and 1 ampere electric current passes through the conductor,
passes through the conductor, then the resistance of the conductor is called 1 ohm। 1 ओम क्या होता है? तो जब किसी भी कंडक्टर में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं और अगर उस कंडक्टर से 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा है तो उस कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 1 वोल्ट का। ठीक है, इसके बाद इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब हो गया कि करंट को कंट्रोल कौन करता है? तो करंट को कंट्रोल करता है रेसिस्टेंस। जैसे जैसे रेसिस्टेंस का वैल्यू मेरा क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे मेरा करंट का वैल्यू क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। और जैसे जैसे मेरा रेसिस्टेंस का वैल्यू घटते जाएगा वैसे वैसे ही करंट का वैल्यू क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। दैट मीन्स करंट को कंट्रोल कौन करता है? रेसिस्टेंस। ठीक है, अब जो रेसिस्टेंस होता है वो रेसिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है? तो किसी भी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है वो रेसिस्टेंस आपका क्या होता है? 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है, 4 फैक्टर किस पर डिपेंड करता है? तो नेचर ऑफ द मटेरियल, जो अलग अलग कंडक्टर होता है वो क्या होता है? अलग अलग मटेरियल का बना होता है, जिसके कारण उस सब का रेसिस्टेंस भी क्या होता है? अलग अलग होता है। और किस पर डिपेंड करता है? कंडक्टर का टेम्परेचर पर। ठीक है, और इसीलिए ओम्स का लॉ में क्या किया जाता है? टेम्परेचर को क्या रखा जाता है? कांस्टेंट रखा जाता है। और किस पर डिपेंड करता है? तो जो कंडक्टर का लेंथ होगा उस पर डिपेंड करता है, और जो कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उस पर भी क्या होता है? डिपेंड करता है। तो हम लोग जो नया टॉपिक अब डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है कि ऑन व्हाट फैक्टर does the on what factor does the resistance of a conductor depend? On what factor does the resistance of a conductor depend? तो किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस कितना फैक्टर पर डिपेंड करता है? 4 फैक्टर पर। तो सबसे पहला नंबर किस पर डिपेंड करता है? तो पहला नंबर हो जाता है नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो नेचर ऑफ द मटेरियल पर कैसे डिपेंड करता है? चलिए इसको हम लोग थोड़ा अच्छा से समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग घर में इलेक्ट्रिक कंडक्टर या वायर यूज करते हैं, कोई एल्युमिनियम का यूज करता है, कोई कॉपर का। तो एल्युमिनियम और कॉपर में बेस्ट क्या होता है? तो कॉपर होता है। क्यों होता है? क्योंकि कॉपर का रेसिस्टेंस क्या होता है? कम होता है एज कम्पेयर टू एल्युमिनियम। तो देखिए वहां पर एल्युमिनियम और कॉपर अलग अलग मटेरियल से बना है, जिसके कारण दोनों का रेसिस्टेंस भी क्या होता है? अलग अलग होता है। तो इसी तरह कुछ ऐसा मटेरियल होता है जिसका रेसिस्टेंस क्या होता है? लो होता है। तो लो रेसिस्टेंस किसका किसका होता है? तो लो रेसिस्टेंस में आ जाता है सिल्वर। सिल्वर का रेसिस्टेंस लो होता है। फिर एक होता है कॉपर, इसका भी होता है। एल्युमिनियम, इसका भी होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन सब का जो रेसिस्टेंस लो होता है, तो लो होने के कारण हम लोग क्या करते हैं? इस सब का यूज करते हैं इलेक्ट्रिक वायर को बनाने के लिए। ठीक है, सिल्वर का भी यूज हम लोग नहीं करते क्योंकि सिल्वर थोड़ा क्या होता है? कॉस्टली होता है। साथ ही साथ क्या होता है कि सिल्वर क्या होता है? हीट का भी गुड कंडक्टर होता है, जिसके कारण हम लोग सिल्वर का यूज करंट इलेक्ट्रिक वायर को बनाने के लिए कम या फिर ना के बराबर करते हैं। कुछ ऐसा भी मटेरियल होता है जिसका रेसिस्टेंस क्या होता है? हाई होता है। तो हाई रेसिस्टेंस किसका होता है? तो हाई रेसिस्टेंस एलॉय का, जैसे कि नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन, मैग्नेनिक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस सब का रेसिस्टेंस क्या होता है? हाई होता है। तो हाई रेसिस्टेंस होने के कारण इस सब का यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं? कॉयल ऑफ हीटिंग एलिमेंट, कॉयल ऑफ हीटिंग
एलिमेंट। ये हीटिंग एलिमेंट क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग आगे चलकर डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोग घर में हीटर यूज करते हैं, तो हीटर का जो कॉइल होता है वो कॉइल किसका बनाया जाता है, नाइक्रोम का बनाया जाता है, क्योंकि उसका रेसिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है। फिर आयरन का यूज करते हैं, आयरन का भी कॉइल होता है। घर में टोस्टर यूज करते हैं, तो उस सब को बनाने के लिए हम लोग कैसा वायर का यूज करते हैं, वैसा वायर जिसका रेसिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। ठीक है। दूसरा किस पर डिपेंड करता है, तो दूसरा डिपेंड करने वाला जो फैक्टर है वो क्या है, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो दूसरा हम लोग रेसिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कंडक्टर के टेम्परेचर पर किस तरह डिपेंड करता है, तो उसमें हम लोग लिख सकते हैं कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली proportional resistance is directly proportional to the temperature of the conductor। इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर को क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं, तो कंडक्टर का टेम्परेचर को जब ज्यादा करते हैं तो उसका रेसिस्टेंस भी क्या होता है, ज्यादा होता है। इसके पीछे रीजन क्या है, तो टेम्परेचर को जब हम लोग ज्यादा करते हैं तो जो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन है उसका मूवमेंट क्या होता है, थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो मूवमेंट फास्ट होने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के बीच का जो कॉलिजन होगा वो कॉलिजन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब कॉलिजन बढ़ जाएगा तो उसका जो स्पीड स्लो करने का जो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, ज्यादा स्लो करने लगेगा, जिसके कारण कंडक्टर का रेसिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं सेमीकंडक्टर या फिर इंसुलेटर का, तो सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का केस में क्या होता है, तो सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का केस में क्या होता है कि जो रेसिस्टेंस होता है वो रेसिस्टेंस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वो टेम्परेचर क्या क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर के केस में अगर हम लोग टेम्परेचर को ज्यादा करेंगे तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। लेकिन कंडक्टर का केस में क्या होगा कि टेम्परेचर को ज्यादा करेंगे तो रेसिस्टेंस का वैल्यू भी क्या होगा, ज्यादा करेगा। ये इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके बाद रेसिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, तो इसके बाद रेसिस्टेंस डिपेंड करता है कंडक्टर का लेंथ पर। तो इसको हम लोग समझ सकते हैं, तीसरा लिख सकते हैं कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो जो रेसिस्टेंस होता है, किसी भी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है वो रेसिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टर के लेंथ का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कंडक्टर का लेंथ को हम लोग बढ़ाएंगे तो उसका रेसिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर कंडक्टर का लेंथ को अगर हम लोग कम करेंगे तो उसका रेसिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। इसको हम लोग मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं। तो रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ का होगा, दैट मींस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, एल। अब हम लोग सपोज दैट एक वायर है, ठीक है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या ए है, इसका रेसिस्टेंस क्या आर है और इसका लेंथ क्या है, एल है। अब हम इसी वायर का लेंथ को हम लोग क्या कर देते हैं, डबल कर दिए। ठीक है। इस वायर का लेंथ को हम लोग कितना कर दिए, पहले जितना था उसका डबल कर दिए, एरिया आपका उतना ही रह गया। तब देखते हैं कि इसका आर का वैल्यू क्या होगा। ठीक है। तो इसका आर का वैल्यू क्या होगा, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको समझने के लिए हम लोग जानते हैं कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल होता है। तो अगर R1 लेते तो R1 इक्वल टू L1 लिखे, कांस्टेंट टर्म मान लिए 1। अगर R2 लिखते तो R2 इक्वल टू क्या होता है, L2। तब यहाँ पर क्या होता है, R1 अपॉन R2 इक्वल टू क्या हो जाता है, L1 अपॉन L2। ठीक है। यहाँ पर आप कांस्टेंट टर्म को ले सकते हैं, कांस्टेंट टर्म काट जाएगा, फिर आएगा क्या, L1 अपॉन L2।
तो यहाँ पर हम लोग मान के चलते हैं कि जो R1 है उसका वैल्यू कितना है, R है, जो L1 है उसका वैल्यू कितना है, L है, जो R2 है उसको तो निकालना है, और जो L2 है, L2 कितना करती है, शुरू का डबल, दैट मीन्स 12। जब इस सब को वैल्यू को हम लोग कहाँ पर रख देते हैं, इस फॉर्मूला में, तब क्या निकलता है, तो R1 के जगह R रख दिए, अपन R2 का तो वैल्यू निकालना है, इक्वल टू L1 का वैल्यू क्या है, L बटा L2 का वैल्यू कितना है, 2L, L कट गया तो इधर क्या आया, तो R2 इक्वल टू क्या आया, 2R। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर जब हम लोग लेंथ को डबल करते हैं तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, और अगर लेंथ को हाफ करेंगे तो रेसिस्टेंस भी आपका क्या होगा, हाफ होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस क्या होता है, लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसके बाद रेसिस्टेंस और किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो रेसिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। तो एरिया क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड किस तरह करता है, तो रेसिस्टेंस क्या होता है, एरिया क्रॉस सेक्शन का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो लिख सकते हैं कि रेसिस्टेंस इज इनवर्सली proportional to the resistance is inversely proportional to the area of cross section। that means resistance क्या होता है, inversely proportional क्या होता है, area of cross section का। that is इसको लिख सकते हैं कि R inversely proportional क्या, 1/A। इसको हम लोग समझेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर एरिया को हम लोग ज्यादा करेंगे तो रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, और अगर एरिया को कम करेंगे तो रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। इसको हम लोग मैथमेटिकली भी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए इसको हम लोग मैथमेटिकली समझने का कोशिश करते हैं। तो सपोज दैट कि मेरा पास एक कंडक्टर है जिसका एरिया क्या है, ए है, और उसका लेंथ क्या है, एल है। ठीक है, अब फिर से हम लोग दूसरा कंडक्टर लिए जिसका एरिया को क्या कर दिए, डबल कर दिए, लेकिन लेंथ वही है। तो जब इसका एरिया को डबल कर दिया मतलब कितना हो गया, 2A। फिर इसी तरह से हम लोग जानते हैं कि R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 1/A1, फिर R2 हो जाएगा 1/A2। जब हम लोग निकालेंगे R1/R2 तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा, A2/A1। ठीक है, अब हम लोग मान के चलते हैं कि शुरू में जो R1 था उसका वैल्यू क्या मान लेते हैं, R, और A1 का वैल्यू को क्या मान लेते हैं, A। उसी तरह R2 का वैल्यू तो आपको निकालना है, और A2 का वैल्यू को हम लोग क्या कर दिया, डबल, दैट मींस इसको क्या मान लेंगे, 2A। जब सब वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तब क्या होता है, तो R1 की जगह तो हो जाएगा R/R2 की जगह क्या होगा, ये तो निकालना है, A2 की जगह क्या हो जाएगा, A2 की जगह हो जाएगा 2A, और A1 की जगह क्या हो जाएगा, A। ये A कट गया, और इस तरह से जब लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर क्या होता है, 2R2 इक्वल टू होता है R, और R2 इक्वल टू क्या होगा, R/2। दैट मीन्स क्या हो गया कि जब आप एरिया को डबल कर देते हैं तो रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, हाफ। ठीक है, रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, हाफ। मतलब एरिया को बढ़ा रहे हैं तो रेसिस्टेंस क्या रहा, घट रहा है। उसी तरह जब आप एरिया को हाफ करते हैं तो मेरा रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है, इसीलिए जो थिन वायर होता है, पतला वायर, तो पतला वायर का एरिया क्या होता है, कम होता है, तो पतला वायर का जो रेसिस्टेंस होता है वो क्या होता है, हाई होता है। जबकि जो थिक वायर होता है, थिक वायर का रेसिस्टेंस मेरा क्या होता है, लो होता है, क्योंकि थिक वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, अब ये एरिया क्या होता है, सिलिंड्रिकल शेप में, तो ये सर्कल है, तो किसी भी कंडक्टर का एरिया क्रॉस सेक्शन को हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इसको निकालते हैं इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और क्या लिख सकते हैं, तो आर इक्वल टू हम लोग जानते हैं रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई, यहाँ हो जाएगा डी अपॉन 2 का स्क्वायर। उस तरह एरिया क्रॉस सेक्शन ए इक्वल टू क्या होगा, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। अगर डायमीटर दिया रहेगा तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, और अगर रेडियस रहेगा तो एरिया क्रॉस सेक्शन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी क्या होता है, तो एक्चुअल में रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस दोनों क्या होता है, एक ही होता है।
सिर्फ कुछ कंडीशन को जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में ही रेसिस्टेंस को क्या बोला जाता है, रेसिस्टिविटी बोला जाता है। ठीक है, या फिर उसी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो हम लोग अब नया टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम क्या है, रेसिस्टिविटी। तो हम लोग समझेंगे कि रेसिस्टिविटी होता क्या है। रेसिस्टिविटी को जनरली हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रो, RH O। तो रेसिस्टिविटी होता क्या है, तो रेसिस्टिविटी को डिफिनेशन को तैयार करने के लिए पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि रेसिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो हम लोग अभी पढ़े कि जो रेसिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, लेंथ का होता है। फिर पढ़े कि जो रेसिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको क्या मान लेते हैं, 2। अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देना है। तो कंबाइन इक्वेशन 1 है 2, हम लोग दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं। तो जब कंबाइन करते हैं तो एलएचएस में क्या आर है तो आर हो जाएगा, प्रोपोर्शनल का साइन है तो प्रोपोर्शनल दे दिए, ऊपर में क्या लिखा एल, ऊपर में क्या है ए। ठीक है, अब जब भी हम लोग प्रोपोर्शनल को साइन का हटाते हैं कांस्टेंट टर्म होता है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म होता है जिसका नाम क्या, रो एल ए। और इस तरह से रेसिस्टेंस का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, तो आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए, वेयर जहां पर क्या है, वेयर रो इज कांस्टेंट, रो मेरा क्या कांस्टेंट है, नॉन एज, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन एज रेसिस्टिविटी, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। तो इस तरह से और करके हम लोग लिख सकते हैं कि रो इक्वल टू क्या हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा आर ए, और एल इसके साथ मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या आ जाएगा डिवाइड, तो रो इक्वल टू क्या हो जाता है आर ए अपॉन एल। ठीक है, और इस तरह से हम लोग रेसिस्टिविटी का डिफिनेशन तैयार कैसे कर सकते हैं, तो रेसिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि सिंस रो इक्वल टू क्या होता है, तो हमको पता है कि सिंस रो इक्वल टू क्या होता है, आर ए अपॉन एल। अब हम लोग मान के चलते इफ अगर किसी कंडक्टर का एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर और उस कंडक्टर का लेंथ कितना 1 मीटर, तब क्या होगा, तब रो बराबर क्या होगा, इसलिए रो आर की जगह आर हो जाएगा, एरिया का वैल्यू 1, लेंथ का वैल्यू 1, और इस तरह से रो इक्वल टू क्या आ गया आर। दैट मीन्स रेसिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। मतलब किसी भी मटेरियल का जो रेसिस्टेंस होता है उसका रेसिस्टेंस को ही उस मटेरियल का क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी बोलते हैं। लेकिन कब, जब उस कंडक्टर या मटेरियल का लेंथ कितना होना चाहिए 1 मीटर और उसका एरिया कितना होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर। और इस तरह से हम रेसिस्टिविटी को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि resistivity of a material is the resistivity of a material is the resistance of that material, उसी मटेरियल का रेसिस्टेंस है ना, resistivity of a material is the resistance of that material having unit length and unit area of cross section। ठीक है, तो जब किसी कंडक्टर का एक यूनिट लेंथ और एक यूनिट एरिया वाले कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है उसी रेसिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। ठीक है, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय रो, और रो इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, तो रो इक्वल टू क्या होता है आर ए अपॉन एल। ठीक है, और इस तरह से इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो आर का मतलब होता है रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है ओम, ए का मतलब होता है एरिया, और एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, अपॉन लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, 1 मीटर कट जाता है, और इस तरह से इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो इसका एसआई यूनिट क्या बचा
तो ऐसा यूनिट बचता है ओम मीटर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ओम मीटर। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। और रेसिस्टिविटी क्या होता है, किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस को ही रेसिस्टिविटी बोलते हैं, जब उस सबका यूनिट एरिया होना चाहिए और लेंथ भी क्या होना चाहिए, यूनिट। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो देखेंगे कि जो मटेरियल है, मटेरियल को क्या किया गया, रेसिस्टिविटी के आधार पर, रेसिस्टिविटी के आधार पर क्या किया जाता है, मटेरियल को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है। जिन जिन मटेरियल का रेसिस्टिविटी कम होता है उस सबको क्या बोला जाता है, कंडक्टर। और जिसका रेसिस्टिविटी ज्यादा होता है उस सबको क्या बोला जाता है, इंसुलेटर। और दोनों के बीच जिसका रेसिस्टिविटी लाई करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो सेमी कंडक्टर के बारे में आप लोग को आगे पढ़ना है, तो अभी हम लोग को सिर्फ जानना है कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। तो हम लोग अब जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल according to resistivity। ठीक है, तो जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर का जो कंडक्टर होगा उस सब का रेसिस्टिविटी क्या होता है, लो होता है, मतलब बहुत कम होता है। तो उस सब का कितना होता है, तो इसका होता है 10⁻⁸ ओम मीटर टू 10⁻⁻6 ओम मीटर। ठीक है, और जो आपका इंसुलेटर होता है, ठीक है, तो जो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर सबका जो रेसिस्टिविटी होता है वो क्या होता है, हाई होता है। तो कितना होता है, तो 10⁻⁻12 ओम मीटर टू 10⁻17 ओम मीटर। तो इंसुलेटर सबका जो रेसिस्टिविटी होता है वो इतना ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग को अभी इसमें सीखना है कि जो रेसिस्टिविटी होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग मटेरियल का अलग अलग पर्पस के लिए उसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो किसी का रेसिस्टिविटी लो होता है, किसी का क्या होता है, मॉडरेट होता है, किसी का क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं लो रेसिस्टिविटी किसका होता है। तो लो रेसिस्टिविटी में क्या आ जाएगा, तो जो जिसका लो रेसिस्टिविटी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर। दैट मीन्स द substance which have low resistivity is called कंडक्टर। जिस सब का रेसिस्टिविटी कम होता है तो सबको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का अपोज करने का प्रॉपर्टी क्या होता है, बहुत कम होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या होता है, पास हो जाता है। इसके एग्जांपल में आपका क्या आ जाएगा, तो इसके एग्जांपल में क्या आता है, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, एटीसीटी। ठीक है, और इसीलिए सिल्वर, कॉपर और एल्युमिनियम का यूज किसमें किया जाता है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में। दैट मीन्स क्या, इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजने के लिए, मतलब इलेक्ट्रिक वायर को बनाने के लिए। और जो ये होता है ये हाई टेम्परेचर पर क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब ये जल जाता है, बर्न कर जाता है। ठीक है, ऑक्सीडाइज होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो टंगस्टन होता है, टंगस्टन एक प्योर मेटल है, तो जो टंगस्टन होता है, टंगस्टन का यूज किया जाता है कहाँ पर, फिलामेंट ऑफ बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, टंगस्टन का यूज करते हैं, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर या थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ऑक्साइडाइज कर जाता है, मतलब गर्म हो जाता है, और बहुत ज्यादा होगा तो तुरंत क्या हो जाता है, बर्न कर जाता है। इसीलिए हम लोग लो टेम्परेचर में बल्ब को जलाने के लिए किसका यूज करते हैं, टंगस्टन का। ठीक है, अब कुछ मटेरियल ऐसा होता है जिसका रेसिस्टिविटी क्या होता है, मॉडरेट होता है। तो जिसका रेसिस्टिविटी मॉडरेट होता है उस सबको क्या बोला जाता है, तो सबको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टर। ठीक है, द सब्सटेंस व्हिच हैव मॉडरेट रेसिस्टिविटी,
द सब्सटेंस विच है मॉडरेट रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड क्या, उस सब को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टर। ठीक है, और इस सब का एग्जांपल में आपका क्या आ जाएगा, तो रेसिस्टर का एग्जांपल में हम लोग लिख सकते हैं, एग्जांपल में नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन, मैग्नेनिन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये जो जिसका मॉडरेट रेसिस्टिविटी होता है, इन लोग जो हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर पर भी ये डज नॉट ऑक्साइड, डज नॉट ऑक्साइड, मतलब ये जलता नहीं, हाई टेम्परेचर होने के बावजूद भी क्या होता है, नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटिन, मैग्नेनिन, ये क्या होता है, बर्न नहीं करता, ऑक्सीडाइज नहीं करता है। इसीलिए इस सब का यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं, मेकिंग कॉयल ऑफ हीटिंग एलिमेंट, कॉयल ऑफ हीटिंग एलिमेंट, मतलब हीटिंग एलिमेंट को बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, नाइक्रोम का, कांस्टेंट नाइक्रोम का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसका रेसिस्टिविटी क्या होता है, मॉडरेट होता है, और ये हाई टेम्परेचर में ऑक्साइड नहीं होता है ना, मतलब बर्न नहीं करता, जब वो जलता नहीं है, इसीलिए इसका यूज हम लोग हीटिंग एलिमेंट को बनाने में करते हैं। और एक क्या होता है, हाई रेसिस्टिविटी। हाई रेसिस्टिविटी किसका होता है, तो जिसका हाई रेसिस्टिविटी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। तो हाई रेसिस्टिविटी जिसका होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर, मतलब उसमें बहुत ज्यादा अपोजिशन होता है, मतलब वो अपने से उधर करंट को पास होने नहीं देता है। तो इंसुलेटर का एग्जाम्पल में क्या क्या जाएगा, तो इंसुलेटर का एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा क्या, प्लास्टिक, रबर, ड्राई वुड, जो सूखा लकड़ी होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस सब का रेसिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, और बहुत ज्यादा होने के कारण क्या करता है, इस सब अपने से होकर इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं देता है। इसीलिए जो सेफ्टी डिवाइस होता है, सेफ्टी डिवाइस को बनाने में हम लोग किसका यूज करते हैं, प्लास्टिक का, रबर का। इलेक्ट्रिक शॉक से बचना है, इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक या रबर का यूज करते हैं। ये क्या करता है, अपने से होकर करंट को पास होने नहीं देता है। ठीक है।